हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित दादरवाल। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी इतिहास का, जिसमें से हमने कुछ पार्ट पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके। आज हम अभिलेख का अध्ययन करेंगे। अभिलेख 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 का अर्थ होता है यानी किसी चीज पे लिखा हुआ लेख या उकरा हुआ लेख, किसी कठोर सतह या पटल पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख का अर्थ होता है यानी किसी कठोर सतह या पटल पर लिखा गया लेख को अभिलेख कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन को एपीलिपि का यानी एपिग्राफिक कहा जाता है। क्या? एपिग्राफिक कहा जाता है। किसको? अभिलेखों के अध्ययन को। अभिलेख का अर्थ होता है यानी किसी कठोर सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है, और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। हमारा अगला है लिपि। क्या है? लिपि। लिपि दोस्तों, लिपि का मतलब ये होता है यानी किसी चीज़ पर लिखा गया है या किसी चीज़ पे लिखे हुए साक्ष्य हमें मिल जाना, उसे लिपि कहा जाता है। लिपि को हम सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, इसलिए इसे लिपि को पैलियो लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलियो लिपि भी कहा जाता है। इसी को यानी पैलियोलिपि हो गया या पैलियोग्राफी भी कहा जाता है। पैलियोग्राफी भी कहा जाता है। लिपि को हम सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में दोस्त? 3 भागों में सामान्यतः बांट सकते हैं। पहला आती है कीलाकार लिपि। कीलाकार लिपि। दूसरी आती है चित्रलिपि। कौन सी? चित्रलिपि। तीसरी आती है सैंधव लिपि। तो हमने लिपि को सामान्यतः कितने भागों में बांट दिया? यानी सामान्यतः हमने लिपि को 3 भागों में बांट चुके। कीलाकार लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता है। क्यूनिफॉर्म। क्या कहा जाता है? क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है दोस्तों। चित्रलिपि को दोस्तों यानी हायरोग्लोफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हायरोग्लोफिक कहा जाता है दोस्तों। सैंधव लिपि को भावात्मक चित्रात्मक कहा जाता है। भावात्मक या भावात्मक लिपि भी कहा जाता है दोस्तों, या बुस्तोफेदन लिपि भी कहा जाता है। बुस्तोफेदन यानी दोस्तों लिपिक यानी कीलाकार लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता है, और चित्रलिपि को हायरोग्लिफिक लिपि भी कहा जाता है, और सैंधव लिपि को भावात्मक या बुस्तोफेदन लिपि भी कहा जाता है। कीलाकार लिपि के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं दोस्तों? कहाँ पे? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया दोस्तों, यानी कीलाकार लिपि की साक्ष्य में कहा से? मेसोपोटामिया सभ्यता से।
मेसोपोटामिया सभ्यता थे। और ये चित्रलिपि के हमें मिस्र सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से? मिस्र सभ्यता से। कहाँ से मिले दोस्तों? हमें मिस्र सभ्यता से यानी मेसोपोटामिया के मिले हैं। और ये हमें सिंधु सभ्यता से, सिंधु लिपि, सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया में ये सभ्यता यानी किस पे लिखी जाती? ये सभ्यता यानी मेसोपोटामिया यानी कीलाकार लिपि को गीली मिट्टी पे लिखी जाती है। किस पे? गीली मिट्टी, गीली मिट्टी के स्लेट पर। मेसो यानी कीलाकार लिपि को क्यूनिफॉर्म कहा जाता और मेसोपोटामिया सभ्यता की मिली हुई है जो यानी गीली मिट्टी की स्लेट पर लिखी जाती। यह चित्रलिपि हायरोग्लिफिक कहा जाता है। ये मिस्र सभ्यता की है। इसको यानी एक पेपिरस, पेपिरस के पत्तों पर लिखी जाती है। किसके? पेपिरस के पत्तों पर। यानी पेपिरस क्या है? एक पेड़ है। पेपिरस के पेड़ के पत्तों पर लिखी, यानी किस पे लिखी जाती थी? मिट्टी के या मुद्रा पे। दोस्तों हमारे यानी 3 लिपि है दोस्तों। कौन सी है? कीलाकार लिपि, चित्रित लिपि और सैंधव लिपि। इसको यानी क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता था। क्या? क्यूनिफॉर्म लिपि भी कहा जाता है दोस्तों। हायरोग्लिफिक लिपि भी कहा जाता है और भावात्मक लिपि भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता से हमें कीलाकार लिपि मिली थी और ये मिस्र सभ्यता से मिली थी। ये हमें सैंधव लिपि यानी सिंधु सभ्यता से मिली हुई थी। इसे यानी कीलाकार लिपि गीली मिट्टी के स्लेट पर लिखी जाती थी और चित्रित लिपि दोस्तों यानी मिस्र में पेपिरस के पत्तों पर, यानी पेपिरस एक वृक्ष है उसके पत्तों पर लिखी जाती थी। और सैंधव लिपि दोस्तों हमारे मिट्टी की मुद्राएं या हमें किसी पटल पर लिखा हुआ मिला हुआ है दोस्तों यानी ये लिपि कितनी पुरानी है? 3400 ईसा पूर्व है। 3400 ईसा पूर्व। कौन सी है दोस्तों? 3400 ईसा पूर्व की ये लिपि लिखी गई को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया दोस्तों। हमारा अगला आता है भोजपत्र। दोस्तों यह भोजपत्र यानी एक भोज वृक्ष के पत्तों पर लिखा जाता था, इसलिए इसे भोजपत्र भी कहा जाता है। यानी बुजुर्ग के वृक्ष के पत्तों पर, बुजुर्ग वृक्ष के पत्तों पर लिखा जाता था। दोस्तों भोजपत्र का मतलब होता है यानी एक बुजुर्ग वृक्ष के पत्तों पर इसको यानी एक लेख को क्या लिखा जाता था। हमारा अगला है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब यह होता है यानी तांबे की वस्तु पर, तांबे की वस्तुओं पर लिखना। यानी ताम्रपत्र का अर्थ होता है तांबे की वस्तुओं पर लिखना, उसे ताम्रपत्र कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ताम्रपत्र। हमारा अगला आता है तालपत्र। ताल या ताड़। ताल या ताड़ का मतलब होता है यानी खजूर, खजूर या नारियल, खजूर या नारियल के पत्तों पर लिखना।
ताल या ताम यानी ताड़पत्र कहते हैं। ये भारतीय निवासी लिखते थे। कौन लिखते थे? भारतीय निवासी। यानी भोजपत्र यानी बुजुर्ग के वृक्ष के पत्तों पर लिखना भोजपत्र कहलाता, और यानी ताम्रपत्र यानी तांबा के वस्तुओं पर लिखना, और यानी ताल या ताड़ के पत्तर यानी खजूर या नारियल के पत्तों पर लिखना, ये ताड़ या ताड़पत्र कहलाते थे। अगला हमारा टॉपिक आता है हमारा अगला टॉपिक है कागज। कागज शब्द की उत्पत्ति। यानी कागज शब्द की उत्पत्ति एक पेपीरस, किससे? पेपीरस। पेपीरस की उत्पत्ति अंग्रेजी के पेपर शब्द से हुई है। यानी दोस्तों कागज की यानी कागज शब्द की उत्पत्ति एक पेपीरस के क्या एक वृक्ष से ही है। पेपीरस के एक नाम के आधार पर अंग्रेजी में इसे पेपर कहा जाता था, इसलिए इस शब्द यानी कागज शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों किसकी हुई है? कागज शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला हमारा आता है मुद्रा। मुद्रा। मुद्रा का अर्थ होता है, मुद्रा का अर्थ यानी सिक्के। यानी प्राचीन समय में जो सिक्के या मुद्रा चलती थी, मुद्रा चलती थी, उनके अध्ययन को न्यूमेरिस्टिक क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी जो प्राचीन समय में जो मुद्राएं या सिक्के चलते थे उन्हें यानी प्राचीन सिक्कों को या प्राचीन मुद्राओं को क्या कहा जाता? न्यूमेरिस्टिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? न्यूमेरिस्टिक कहा जाता था। क्या कहा जाता? न्यूमेरिस्टिक कहा जाता था। सब यानी जो ये मुद्राएं प्राचीन मुद्राएं कौन कौन सी होती है? आहत, ठप्पा और पंचमार्क। यानी ये प्राचीन मुद्राएं होती थी। सबसे प्राचीन मुद्राएं दोस्तों यानी प्राचीन मुद्राएं कौन कौन सी? यानी आहत, ठप्पा और पंचमार्क। सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी होती थी? आहत। कौन सी होती थी? आहत।
ये मुद्राएं आहत यानी कहाँ से मिली? पटना से। कहाँ से दोस्तों? पटना से। सबसे प्राचीन मुद्रा आहट मिली थी, जो सबसे यानी पटना से मिली थी। और सबसे ज़्यादा मुद्रा चांदी की मुद्रा मिली थी। किसकी? चांदी की मुद्रा। चांदी की मुद्राएं मिली थी। किसकी? चांदी की मुद्राएं मिली थी। उसी प्रकार हमारा अगली आती है यानी प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। क्या आता हमारा? प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, आज उन सभ्यताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं आती है हमारी, पहली आती है मेसोपोटामिया। यानी इन सभ्यताओं को, प्राचीन सभ्यताओं को क्या कहा जाता है? चैलकोलिथ भी कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं को चैलकोलिथ क्या कहा जाता है? चैलकोलिथ भी कहा जाता है प्राचीन सभ्यताओं को। प्राचीन सभ्यताएं हमारी आती है, पहली आती है मेसोपोटामिया। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताएं यानी सबसे प्राचीन सभ्यताएं कौन सी है? मेसोपोटामिया। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया है। 1921 तक आधुनिक इराक को मेसोपोटामिया ही कहा जाता था। क्या कहा जाता? मेसोपोटामिया ही कहा जाता है। मेसोपोटामिया ही कहा जाता था। यानी 1921 तक आधुनिक इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, इसलिए ये 1921 तक आधुनिक इराक कहा जाता था और मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया का अर्थ यानी मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया यानी दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। और सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया नदी है। ये मेसोपोटामिया यानी कौन सी नदी पे विकसित हुई थी? दजला और फ्रात नदी के किनारे। दजला व फ्रात नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे? दजला और फ्रात नदियों के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। ये मेसोपोटामिया कंप्लीट होती है। दोस्तों आगे की सभ्यताएं के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे दोस्तों। फिलहाल इतना ही। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें अधिक से अधिक